गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप आपके सामने देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं हमारी बुक अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन का मतलब क्या है इसमें? लोग यानी कि इंसान। संसाधन मतलब ऐसी चीज़ें जिनको मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है, उनको सुलभ बनाता है। जैसे कि अगर हम पेट्रोल डीजल को ले तो वो भी एक संसाधन है मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसकी यात्रा को सरल बनाते हैं। तो इसी तरह है, जैसे पेट्रोल डीजल एलपीजी ये संसाधन, इसी तरह से आदमी यानी कि खुद मनुष्य भी एक संसाधन है। कैसे? हम आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये बच्ची इससे पूछ रही है कि मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि या श्रम साधन के समान है या उससे कुछ अधिक है? मानव संसाधन यानी कि जो मनुष्य है खुद वो संसाधन है, यानी कि वो क्या है? या वो ज़मीन के जैसे है, ये ज़मीन से लैंड भूमि यानी कि ज़मीन, या उससे कहीं ज़्यादा है? फिर इन दोनों के बीच बातचीत होती है तो कहते हैं मानव पूंजी क्या है? पूंजी मतलब रुपया। क्या यह रुपया पैसा डॉलर के समान है या उससे कुछ ज़्यादा है? तो हम पहले मानव संसाधन क्या है, मानव को एक संसाधन में कैसे बदल सकते हैं कि एक ऐसा मनुष्य है जो समाज के लिए काम आए, जिसमें कौशल हो, जो बेरोज़गारी ना बढ़ाए, वो अपना कार्य खुद करे, अपने परिवार को पाल सके। हम ऐसे इंसान को एक मानव संसाधन, एक मानव पूंजी के रूप में देखना पसंद करेंगे। यहाँ दिया गया है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है? जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवास किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी कि जब हम लोगों को, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पर उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, जब इनमें हम पैसा लगाते हैं तो कोई भी जनसंख्या है वो मानव पूंजी में बदलेगी। जैसे कि अगर हम अपने देश के जो बच्चे हैं, अगर उनको पढ़ाई ना कराएं तो क्या वो अपने देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे? उन्हें ना तो संविधान की समझ होगी, ना ही अपने सरकारी योजनाओं को वो जान पाएंगे, और हमेशा एक गरीबी के कुछ चक्कर में ही फंसे रहेंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, उनको एक मानव पूंजी बदलने के लिए उनको शिक्षा देती है, उनको ट्रेनिंग भी देती है अलग अलग कामों की। अगर उनको नौकरी ना मिले तो अपने दम पर खुद अपना बिजनेस कर सकें। तो इन शॉर्ट हम मानव पूंजी को क्या बोल सकते हैं? मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब कोई आदमी है, अगर उसके पास टैलेंट है और वो उस टैलेंट से कुछ भी काम करता है, कोई भी बिजनेस लगाता है, कोई भी नई चीज़ बनाता है, तो वो क्या है? एक मानव पूंजी। आगे आपके चैप्टर के जो की पॉइंट्स उसमें दिया गया है मानव पूंजी निर्माण क्या है। मानव पूंजी निर्माण वही जो हमने समझा कि दूसरे जो संसाधन जैसे पेट्रोल डीजल, उनकी ही तरफ जनसंख्या भी एक, यानी कि जो एक देश में रहने वाले लोग हैं वो भी एक मानव संसाधन है। और मानव संसाधन को अभी हमने देखा था कि अगर उसको शिक्षा दी जाए, उसको अच्छा स्वास्थ्य की अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जाए तो वह मानव पूंजी का निर्माण करते। क्योंकि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, तभी वो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को जान पाएंगे। टेक्नोलॉजी को जानेंगे तो अलग अलग तरह के कामों को चुनेंगे। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि कुछ लोग सिलाई का काम कर रहे हैं, कोई टीचर बना, अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो वो नौकरी भी प्राप्त करता है। अगर कोई बच्चा नौकरी ना करे तो उसके अलावा भी उसके पास काम होना चाहिए, और अगर उसके पास टैलेंट है तो वो कोई भी काम अच्छे से कर लेगा। आगे है मानव संसाधन। मानव संसाधन, जैसे दो बच्चे बात कर रहे थे, क्या मानव संसाधन भूमि या श्रम आदि से बढ़कर है या उससे कम है? तो जो मानव संसाधन यानी कि आदमी काम करता है उसको हम ह्यूमन यानी कि मानव संसाधन है। जो अन्य संसाधन जैसे कि भूमि यानी कि लैंड या भौतिक पूंजी, कोई भी बिल्डिंग है, पैसा है, क्या उससे बढ़कर है? क्यों? क्योंकि जो भूमि है या पैसा है वो अपने आप यूज़ नहीं हो सकता, उसको कौन यूज़ करेगा? उसको यूज़ तो आदमी ही करेगा।
आदमी को ही पता है कि उसका कहाँ सबसे अधिक उचित प्रयोग हो सकता है। तो तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? मानव संसाधन। क्योंकि भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं है, वो अपना प्रयोग खुद नहीं, उनको इंसान ही यूज़ करता है। मानव संसाधन में निवेश यानी कि अगर एक देश में सरकार उस देश के बच्चों को उनको शिक्षा और चिकित्सा देती है तो वो ये उनको एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उत्पादक कैसे? अगर वो अच्छी शिक्षा और अच्छा अगर उनको शिक्षित किया जाता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और उससे अगर देश का काम अच्छे तरीके से होगा तो वह देश जल्दी ही विकसित देश में बदलता है। हम उदाहरण के लिए ये देख सकते हैं कि जो जापान है एक बहुत ही छोटा देश है, आइलैंड कंट्री है, यानी कि चार छोटे छोटे टापुओं का समूह है। उस देश के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे कि पेट्रोल डीजल वहाँ से नहीं मिलता, पर फिर भी वह वो देश बहुत ही विकसित और धनी है। धनी यानी कि अमीर देश है। क्यों? क्योंकि जो जापान की सरकार है उसने अपने लोगों को शिक्षित बनाया, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ और उन्होंने देश के विकास में योगदान दिया। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि वो क्या क्या, आर्थिक यानी कि अर्थ यानी कि पैसे के लिए वो क्या क्या काम करते हैं अपनी ज़िंदगी को यानी कि आजीविका के लिए। अर्थव्यवस्था है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। 3 क्षेत्रों में, पहला है आपने पहले ही पढ़ा होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो ज़मीन से जुड़े हुए काम हैं उनको मुख्य तौर से हम जोड़कर देख सकते हैं, जैसे खेती करना, वानिकी यानी कि वन लगाना, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि जैसे कार्य प्राथमिक क्षेत्र में हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में वे गतिविधियाँ आती हैं जब हम प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न चीज़ों को, जैसे हमने खेती की उससे गेहूँ गाया, गेहूँ को जब हम ब्रेड बनाते हैं वो तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, उसमें हम निर्माण कार्य में शामिल होते हैं। तो क्या हुआ? द्वितीय क्षेत्र। इसके आगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आता है व्यापार करना, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब किस में हैं? तृतीय क्षेत्र में। जैसे कि अभी मैं देखा था कि जो गेहूँ गाना है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगर हम उस गेहूँ से ब्रेड वगैरह बनाते तो द्वितीय क्षेत्र, और जब हम उस ब्रेड का व्यापार या बिजनेस करते हैं तो वो किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि उसे एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन की सुविधाएं भी चाहिए होगी, पैसे की भी ज़रूरत होगी, तो किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में। आगे है आर्थिक क्रियाओं में कि जो प्रकार है वो क्या क्या, उनमें क्या अंतर है। इसमें 2 हैं, एक तो है बाजार क्रिया और एक है गैर बाजार। बाजार क्रिया यानी कि जो चीज़ें लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो काम जिनमें अगर एक दुकान है वहाँ पर काम करने वाले 2-4 आदमी लगे हुए हैं जो चीज़ों को उठाते हैं, रखते हैं, लोगों को चीज़ें दिखा रहे हैं, तो क्या वहाँ उनको एक हर महीने एक वेतन ही दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, तो क्या किस में आएगा? बाजार क्रिया में। और गैर बाजार क्रिया क्या है? जब आदमी सब उपभोग यानी कि सिर्फ खुद के लिए कोई खेती करता है या काम करता है, जैसे कि अब हमने गेहूँ का उदाहरण लिया था, अगर एक आदमी सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन में गेहूँ लगाता है या उतनी ज़मीन में जितने उसके परिवार का गुजारा हो जाए, तो वो किस में आएगा? गैर बाजार प्रक्रिया में। और बाजार प्रक्रिया में दूसरा कि इसमें सरकारी सेवाएं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का हम जो चीज़ें उगाते हैं उनका उपभोग यानी कि उनको सिर्फ उपभोग यानी कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जिसमें बिजनेस ना इंक्लूड हो वो गैर बाजार, और जिसमें बिजनेस हो वो बाजार क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आगे भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम का विभाजन यानी कि वो काम क्या करते हैं, उनके काम करने के क्या क्या तरीके, उनको किन किन कामों को बांटा गया है, कि भारत में उसकी कैसी व्यवस्था है कि आदमी कौन से काम करेंगे, पुरुष कौन से काम करेंगे, ये क्या है। भारत में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं पुरुषों के बीच श्रम यानी कि काम का बंटवारा किया गया है। हमारी पुरानी संस्कृति है या हमारे तो रीति रिवाज के अनुसार ही महिलाओं और आदमियों को काम, आपने देखा होगा औरतें अक्सर घर के काम करती हैं, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये कार्य कौन करता? अक्सर महिलाएं करती हैं। और पुरुषों के काम का खेतों में काम करना, बाज़ार से कोई चीज़ लेकर आना, परिवार के लिए कमाई करना, नौकरी करना, ये सब हमारे पारंपरिक कुछ महिलाओं और पुरुषों को बांटे गए काम है। महिलाओं को उनकी सेवा के लिए तब भुगतान दिया जाता है जब वे श्रम क्षेत्र में प्रवेश करती है।
यानी कि जब कोई महिला कहीं नौकरी करती है तभी उसको उसके लिए वेतन मिलेगा। और जो महिलाओं की आय है, इनकम है, वो भी उसकी डिग्री या उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उनके आधार पर ही, या उसके अंदर कितना टैलेंट है उसके आधार पर उसको दी जाएगा। आगे है रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर हम आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। 2 भागों में कैसे कि लोग जहाँ काम करते हैं, कि आपने देखा होगा कुछ लोग दफ्तरों में काम करते हैं, तो कुछ लोग सड़क किनारे कोई बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम करते हैं, तो उनको कैसे हम बांट सकते हैं? हम आर्थिक गतिविधियों को 2 भागों में, एक तो संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र में बांटते हैं। संगठित क्षेत्र कौन सा? तो जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। मान लो कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो किस में आएगा? संगठित क्षेत्र में, यानी कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार के पास रजिस्टर होते हैं, इसमें सरकारी नियमों का कानूनों का पालन करेंगे। तीसरा है जो संगठित क्षेत्र है उसमें काम करने के घंटे होते हैं, अगर आप ज़्यादा काम करते हो उसको आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, इसमें हर महीने आपको एक सैलरी मिलती है। कर्मचारियों के लिए रोज़गार की सुरक्षा होती है, उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, उनको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। संगठित, इसके विपरीत दूसरा है संगठित क्षेत्र, जो ठीक विपरीत है संगठित क्षेत्र के। जैसे कि संगठित क्षेत्र सरकार के अधीन होता है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। इसमें सरकार, अगर सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है तो सीधी सी बात है इसमें सरकारी नियमों का पालन भी नहीं करेंगे, ना ही कोई काम के घंटे होते हैं, और उनको ना ही कोई छुट्टी या महंगाई भत्ता भी कोई चीज़ नहीं मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा जो दिहाड़ी पे जाते हैं मज़दूर हैं उनको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती, पर अगर कोई इंसान कहीं नौकरी कर रहा है सरकारी तो उसको ये सब सुविधाएं आसानी से मुहैया करवाई जाती है। तो इस तरह से आप संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर समझ सकते हैं। आगे है जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कि एक जनसंख्या में क्या क्या गुण है। एक अच्छी जनसंख्या यानी कि एक देश के अच्छे नागरिक हैं जो, उनमें क्या क्या खासियत है, क्योंकि उस देश के लोगों से मिलकर ही एक पूरी जनसंख्या यानी कि एक देश में रहने वाले बच्चे बूढ़े जितने भी लोग शामिल हैं उसको हम जनसंख्या में अंदर काउंट करते हैं। जैसे इसकी साक्षरता दर, व्यक्ति का स्वास्थ्य है, लोगों द्वारा प्राप्त उनके अंदर जो टैलेंट है, यानी कि उन्होंने किस चीज़ की ट्रेनिंग, काम करने की ट्रेनिंग ली है, वो सारी किसमें आएगी? जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक। साक्षरता दर मतलब वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। इसके अंदर पहला है शिक्षा यानी कि एजुकेशन जो समाज के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो आगे चलकर देश और समाज के लिए अच्छे कार्य करेंगे, अपना भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। और शिक्षा में भी हमें किस पर ज़्यादा जोर देना है? लड़कियों की शिक्षा पर, क्योंकि हमारा जो समाज है रूढ़िवादिता से बंधा हुआ है और वहाँ पर लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि लड़कों को दिया जाता है। और इसी तरह से भारत सरकार ने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए, इनमें है नवोदय विद्यालय बनाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, और शिक्षा पर जैसे कि दोपहर के लिए मिड डे मील योजना। आप सभी भी अपने स्कूल में मिड डे मील खाते हैं। वो क्यों किया है सरकार ने? बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल से दूर ना हो और उनको स्वास्थ्य संबंधी उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, जिससे वो देश के बेहतर नागरिक या बेहतर जनसंख्या के रूप में उनका निर्माण हो। साक्षरता, भारत में साक्षरता का क्या मतलब है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में पढ़ी लिखी जनसंख्या का अनुपात। 7 वर्ष यानी 7 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उसके देश के कितने पढ़े लिखे हैं, उसको हम बोल लेते हैं साक्षरता। यानी कि भारत में जो 1951 में पहली साक्षरता काउंट की उस समय थी 18%, पर 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 74%, क्योंकि लोग भी खुद जागरूक और सरकार भी उनको जागरूक करने के लिए पूरे प्रयत्न करते हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा समाज है वह पुरुष प्रधान है और वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में, और सबसे कम है बिहार में। यानी बिहार एक गरीब राज्य है और वहाँ पर जनसंख्या साक्षर नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, गरीबी ज़्यादा है। अभी हमने देखा किसी भी देश की
जनसंख्या की विशेषताओं में पहली थी शिक्षा, कि लोगों को उस देश की जनसंख्या का शिक्षित होना जरूरी है। दूसरा है स्वास्थ्य है, यानी कि उस देश की जनसंख्या का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अस्वस्थ आदमी है तो वह किसी भी तरह के काम को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इससे वह अपने देश, अपने परिवार के लिए विकास में कोई योगदान नहीं दे पाता। इसके लिए भी सरकार ने जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान चलाया है। लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई के लिए बुक्स दी जाती हैं, उनसे फ़ीस नहीं ली जाती। इसी तरह से स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं और अलग अलग तरह के मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। आगे है जीवन प्रत्याशा। तीसरा था उसमें जीवन प्रत्याशा, यानी कि जन्म के समय उनकी संभावित आयु क्या है। आइए अब हम जानने का प्रयास करेंगे जीवन प्रत्याशा के बारे में। जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि एक आदमी औसतन कितने समय तक जीवित रहता है, उसको बोलते हैं हम जीवन प्रत्याशा। यानी कि मान लो हम 10 आदमियों को उठाएं कि उन देखें कि वो कितनी उम्र तक वो जिंदा रहे हैं, फिर उन 10 आदमी को औसत निकालें तो हम उसको बोलेंगे जीवन प्रत्याशा। इसमें आगे है शिशु मृत्यु दर, यानी कि बच्चे किसी साल में 1000 जीवित बच्चों में से 1 साल की ऊपर से आयु में मर रहे हुए बच्चों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। इसी तरह से हम मृत्यु दर के साथ साथ हम जन्म दर को भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, अगर 1000 बच्चों में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, कि मान लो 1000 बच्चों में जन्म लिया है, जन्म लिए उसमें से कितने बच्चे जिंदा रहे तो उसको हम बोलेंगे जन्म दर, कितने बच्चे मर गए उसको बोलेंगे मृत्यु दर। आगे है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए, बेरोजगारी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोगों के पास काम ना हो, यानी कि वो काम करना तो चाहते हैं पर उनको कहीं काम ना मिले, तो उसे हम बोलेंगे बेरोजगारी। जो भारत में है, ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्रों में मिलती है शिक्षित। नगरीय क्षेत्रों में यानी कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं पर उनके पास नौकरी नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसे, जैसे गाँव में मुख्य जो काम है लोगों का वो है कृषि, यानी कि खेती करना, पर जो खेती है वो मौसम पर आधारित होती है। हर एक सीज़न में लोग जैसे फसल लगाते हैं उसके बाद फिर फ्री हो जाते हैं, फिर बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उसको बोलें मौसमी बेरोज़गारी। यहाँ में उसमें बेरोज़गारी दी गई है और प्रच्छन्न बेरोज़गारी में अंतर बताया गया है, तो उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। था कि मौसमी बेरोज़गारी में जैसे गांव में लोग काम करते हैं खेतों में, तो उनके पास कुछ एक महीने ही काम होता है। जैसे कि जब फसलों की कटाई होती है तो उनके पास काम होता है, फसल कटाई के बाद वो फिर बेरोज़गार हो जाते हैं। और इसी तरह से प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है कि मान लो जहाँ खेत में जहाँ लोग 5 लोगों को काम करने की ज़रूरत थी, जहाँ 5 लोगों से काम बन सकता था पर वहाँ 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग क्या है वो एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर वो लोग ना भी 3 लोग काम पर लगे फिर भी वो काम अच्छे से हो सकता है, पर वो ज़बरदस्ती उस काम में लगे हुए हैं, तो उस काम से कोई उत्पादकता ज़्यादा नहीं होगी, तो वो कैसी बेरोज़गारी है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी हमने देखा कि शहरों में लोगों के पास शिक्षित तो है, उनके पास डिग्रियां भी हैं पर उनके पास नौकरी नहीं है। धन्यवाद।